हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान को तारीख 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में पंचायती राज प्रणाली 73वें संशोधन अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि आपको 35 रुपए की फीस पे करनी है। इसके लिए आपको मिलेंगे 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के, ठीक है। इसी के साथ में आपको फ्री मिलने वाला है 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चनों का पीडीएफ है और इसी के साथ में 500 प्लस आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं और ये 3500 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को लेना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन है और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी है मिनिकॉय और ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है अंडमान द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है H2SO4 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन के द्वारा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो छठे प्रश्न के अंदर उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए है 30 दिन का, ऑप्शन बी है 60 दिन का, ऑप्शन सी है 90 दिन का, और ऑप्शन डी है 120 दिन का। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन का। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मानव शरीर में आरबीसी होती है उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है ओडिशा में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का आठवें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस ज्ञात हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस ज्ञात हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से वायरस शब्द दिया गया है किसके अंदर? ऑप्शन है सी के अंदर। तो नौवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस ज्ञात हुआ था? तो वो हुआ था क्रीपर वायरस। ठीक है, तो यहां पर देखिए नोए के अंदर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है कोलकाता, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है कौन सा? अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है क्रस्ट,
ऑप्शन सी है कोर और ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन ए है 1972 पोखरण में, ऑप्शन बी है 1974 पोखरण में, ऑप्शन सी है 1998 पोखरण में और ऑप्शन डी है 2001 पोखरण में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। ठीक है, तो 13वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट को, ऑप्शन बी है कबड्डी को, ऑप्शन सी है हॉकी को और ऑप्शन डी है फुटबॉल को। तो जल्दी से बताइए इस 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि किस खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 14वें प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार की ऊर्जा को सौर पैनल द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से सौर पैनल द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक स्तंभ का शिखर प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है मछली। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक स्तंभ का शिखर प्रतीक है शेर। तो 17वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 208 और ऑप्शन डी है 210। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो 18वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है भगत सिंह को, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने 19वीं के अंदर ऑप्शन बी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। तो 19वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए है 72वां संविधान संशोधन है,
ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन है और ऑप्शन डी है 76वां संविधान संशोधन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन है कौन सा, 73वां। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1921 में और ऑप्शन डी है 1922 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि इसकी कंप्लीट डेट आपसे पूछे तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था तो ये भी आप याद रखना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। या देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भाप इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो यहाँ पर देखिए 23वें के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में सदन की संख्या है, यानी कि भारतीय संसद में सदन की संख्या है 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 23वें के अंदर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार है, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में मुद्रा का नियंत्रण करता है कौन, आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है भारत में मुद्रा का नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है परावर्तन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर है और ऑप्शन डी है प्रकाश का विभाजन के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि एक क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइबर, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास में हमने जीके और जीएस के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।